हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के संदर्भ में पढ़ेंगे कि कैसे हमने शुरुआत की और कैसे हम भारतीय संविधान को लागू करने तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम आते हैं इस संदर्भ में 1922 में गांधी जी एक बात करते हैं और वो बात यह है कि जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है, भारत का जो राजनीतिक भाग्य है वह किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? भारतीयों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। यहीं से हम संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत को मानते हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि गांधी जी साफ साफ या गांधी जी के इस कोटेशन में साफ साफ ये बात नहीं आ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही थी। यदि हम कहें कि साफ साफ शब्दों में या क्लियरली सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, तो वे थे एम एन रॉय, जिसको अंग्रेजी में एम एन रॉय। ये बेसिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे भारत में। यदि कुछ समय के लिए इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन किया था, लेकिन बेसिकली ये कम्युनिस्ट थे और इन्होंने बाहर देशों में भी काफी काम किया था। तो एम एन रॉय ने पहली बार एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आइडिया आया वह कहां से आया? एम एन रॉय की तरफ से आया। उन्होंने संविधान सभा की बात की और जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके तहत पूरा नेशनल मूवमेंट लड़ा जा रहा था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पे पहली बार डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या संविधान सभा की 1935 में। तो आइडिया कहां से आया? एम एन रॉय के द्वारा। और कांग्रेस का जहां तक संबंध है, इसमें 1935 में पहली दफा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन 1935 से लेकर के 1939 तक 1939 तक आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मांग को अस्वीकार किया। या उससे भी बेहतर चीज ये हो सकती है कि आप कहेंगे कि नहीं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान वाली मांग थी, उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। यद्यपि आप जानते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, लेकिन इससे वह संतुष्टि नहीं थी जो अपने संविधान और अपनी संविधान सभा की मांग से जुड़ी हुई थी। लेकिन अचानक एक चेंज आता है और यह चेंज आता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो कि आपको मालूम है कि 1945 तक चला। उसको हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसने पूरी तरीके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको क्या कर दिया? उसको चेंज कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो एक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो ये चीज समझनी चाहिए कि यह केवल देशों का युद्ध नहीं था, इसने पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बदल दिया। जो पहले के मेजर एक्टर थे, यानी जो प्रमुख शक्तियां थी, फ्रांस और ब्रिटेन, वे साइडलाइन हो गए और दो अलग देशों का इमरजेंस हुआ इंटरनेशनल सिनेरियो में। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ
जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन, जो एक समय मिलजुल करके पूरी दुनिया पे राज करते थे, उपनिवेश बना कर रखे थे, उनकी सत्ता चली गई। तो जैसे ही 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत थी और हमने इस उम्मीद में कि ये हमारे साथ कुछ बेहतर करेंगे, कुछ सहूलियतें देंगे। उस समय ध्यान रखें कि 14 से 18 के बीच स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं हुई थी, हम सहूलियत खोजते थे। तो इसने चेंज किया। तो फिर 1940 में एक ऑफर आया जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के समय यानी 1940 के समय हमारे जो वायसराय, जिन्हें गवर्नर जनरल भी कहा जाता था, लिनलिथगो थे, लिनलिथगो ये प्रस्ताव लेकर के आए। और इसमें जो मुख्य बात थी वह यह थी कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, हिंदी में कार्यकारी परिषद, इस परिषद के आकार को बड़ा करने की बात थी। और युद्ध के बाद, जिसका पता नहीं था 40 में कि वो कब खत्म होगा, तो युद्ध के बाद ये कहा गया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि पहली बार अंग्रेजों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इंडियन शुड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीयों को अपना एक संविधान बनाना चाहिए। तो एक सैद्धांतिक तौर पर इसे ये जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त में लिनलिथगो द्वारा दिया गया, उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि सैद्धांतिक तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग थी उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन यह सब कुछ कब होना था? यह सब कुछ होना था जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे। अंततः 1945 में इन तीनों पावर ने सरेंडर किया, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे गंभीर जब हुई तो 1942 में एक प्रस्ताव लेकर के अंग्रेज आए जिसको कहा जाता है क्रिप्स प्लान। क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स एक प्लान लेकर गया और यह भी क्या था, यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, युद्ध के बाद ही इसको लागू होना था। वही बात थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सीए बोल रहा हूँ, वह स्थापित की जाएगी और युद्ध के समय एक एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की जाएगी जिसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाएगा। लेकिन इस चीज को दोनों ने, मुस्लिम लीग, ध्यान रखिए कि जो पूरी पॉलिटिक्स है 1930 के बाद कहिए, 1920 के बाद कहिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच चल रही है। और दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब भविष्य में जब युद्ध शुरू होगा, समाप्त होगा, तब कुछ सहूलियत देने की बात थी। और इसीलिए गांधी का एक बहुत ही फेमस कोट आता है, वो कहते हैं ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य में भुगतान किया जाने वाला एक चेक है। और यह किस बैंक पे है? एक ऐसे बैंक पे जो क्या हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भुगतान किए जाने वाला एक चेक है। कहने का मतलब ये कि क्रिप्स प्लान को, क्रिप्स योजना को, क्रिप्स प्रपोजल को कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच आप जानते हैं कि
अगस्त 1942 में ही क्या शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। और यही वह समय है जब जो जापान है वह एट द डोर ऑफ इंडिया था। शुरुआत में आप जानते हैं कि जो ये तीनों पावर थे, एक्सिस पावर जिनको कहा जाता है, जर्मनी, जापान और इटली, इन्होंने काफी सफलता हासिल की थी। तो इधर जापान एशिया में आगे बढ़ रहा था और वह लगभग भारत के दरवाजे पे था। भारत उस समय ब्रिटिश इंडिया था, हम स्वतंत्र नहीं थे। तो इस प्रेशर को रिलीज करना था, प्लस भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी। फिर भी जो मेजर चीज आती है वो आती है 1945 में, और जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट नाम, कैबिनेट मिशन प्लान ये है। और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग ने, आप ध्यान रखें कि 1940 मार्च 1940 में इसने किसकी मांग कर दी थी, पाकिस्तान की मांग कर दी थी लाहौर अधिवेशन में। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब जाएंगे तो देखेंगे वहां स्प्लिट होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो यहां पे तो सीधे सीधे पाकिस्तान की बात नहीं थी। फिर मुस्लिम लीग ने क्यों एक्सेप्ट किया, इसलिए एक्सेप्ट किया कि यहां एक प्रोविजन था, ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स की बात। इसमें इस कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एक होगी, एक ही चुनाव, लेकिन यदि प्रोविंस चाहेंगे या कुछ एरिया चाहेंगे तो वे अपने को ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। और यह वह चीज थी जहां से मुस्लिम लीग और जिन्ना को पाकिस्तान का सीड, बीज नजर आया कि इस ग्रुपिंग जो कि पूरब में करना था, जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम में जो कि पाकिस्तान है, मुस्लिम बहुल जो एरिया थे, उनको लगा कि नहीं, हम ग्रुपिंग कर लेंगे और एक बार पर्याप्त मात्रा में जीत गए, हमारे जो मेंबर अच्छी संख्या में आ गए, तो हम पाकिस्तान को बना लेंगे या इंसिस्ट करेंगे। लेकिन हुआ ये कि कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो योजना थी, जो प्लान था, उसको आप समझ लीजिए। इसमें एक ग्राफिक बनाते हैं और आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर एरिया थे, चीफ कमिश्नर एरिया 293 देसी रियासतें थी और 292 क्या थे, ये प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, ये रियासतें थी और ये चीफ कमिश्नर का एरिया था। यानी ये जो थे 296, इनके लिए चुनाव होना था और रियासतें यानी जो राजा महाराजा थे वे अपने 93 मेंबर को नॉमिनेट करते, कहां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस प्लान के तहत जब चुनाव हुए तो रिजल्ट कुछ ऐसे आया। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो 293 मेंबर थे, 293 में से 93 मेंबर को 93 मेंबर को 93 में से 93 मेंबर को 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 93
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वह कुछ इस तरीके से थी। मुस्लिम लीग को मिले 73 कौन? मुस्लिम लीग। कांग्रेस को मिल गए INC 208 और 15 अदर्स थे। जो पार्टीज थी इस 15 में, उन सभी दलों को एक एक सीट मिली और सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट निर्दलीय थे जिनकी संख्या 8 थी, लेकिन हम सबको अदर में करते हैं। तो जो 296 के लिए चुनाव हुआ उसमें 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73 और अदर्स 15। जैसे ही रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग ने एक चीज बड़ी साफ साफ देखी कि इस इक्वेशन में, इस मैथमेटिक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही होगा जो कांग्रेस चाहेगी। और यहां आकर के जो जिन्ना साहब थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। यहीं से वो झगड़ा शुरू हुआ जो न केवल अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचा बल्कि भारत के विभाजन को भी हमको देखना था। तो ये इक्वेशन थी